कर्नाटक में वही हुआ जिसका अंदेशा कांग्रेस और जेडीएस को बहुत पहले से था, यानी कि कर्नाटक में अब सरकार बनाने का न्योता राज्यपाल ने येदियुरप्पा को दे दिया है। येदियुरप्पा बनेंगे कर्नाटक के अगले मुख्यमंत्री। शपथ ग्रहण के लिए सुबह 9:30 बजे का वक्त मुकर्रर किया गया है। राजभवन में ही शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया जाएगा। ऐसा माना जा रहा है कि येदियुरप्पा अकेले ही शपथ ग्रहण करेंगे। कैबिनेट उनकी शपथ के बाद शपथ लेगी। 21 मई तक बहुमत साबित करने का उन्हें वक्त दिया जाएगा और 21 मई से पहले फ्लोर टेस्ट में येदियुरप्पा को यह सिद्ध करना पड़ेगा कि उनके पास पूर्ण बहुमत है, यानी कि राज्यपाल ने जो फैसला लिया है उसे देखते हुए स्पष्ट कहा जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी के पास अब कम से कम हफ्ते भर का मौका है जब वो दूसरे दलों के विधायकों को या तो तोड़ सके या फिर उन्हें बाहर बैठा सके सदन के, जिसके आधार पर यह तय हो जाएगा कि आखिरकार भारतीय जनता पार्टी अपना बहुमत कैसे सिद्ध करती है। एक अल्पमत की सरकार बनेगी और ये अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन राज्यपाल का ये फैसला, इस पर हम चर्चा जरूर करेंगे। आइए इससे पहले आपको दिखाते हैं कि पर्यवेक्षक के तौर पर कर्नाटक गए केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का क्या कहना है राज्यपाल के इस फैसले के बाद। मैं अभी बाद में वहाँ दे रहे हमारे मुरलीधर राव अभी बात नहीं कर रहा हूँ। अभी मुझे जाके पत्र आया है क्या देखने दो। अरे मैं मिल के तुरंत आता हूँ। तो न्योता आया है और जाहिर सी बात है चिट्ठी भी तैयार बैठी है। अब उसके बाद ये बताएंगे कि क्या होगा, लेकिन उसके पहले चिट्ठी की जानकारी हमने आपको दे दी है। येदियुरप्पा बनेंगे अगले मुख्यमंत्री, ये बात तय मानी जा रही है। आइए अब आपको दिखाते हैं कि कांग्रेस में इसे लेकर कितनी जबरदस्त निराशा है। कपिल सिब्बल से बात कर रहे हैं हमारे संवाददाता, हम आपको उसकी इनकी खास बातचीत भी दिखाएंगे। लेकिन अभी जो बड़ी खबर आ रही है वो स्पष्ट तौर पर यही है कि आइए आपको दिखाते हैं कि किस तरीके से कर्नाटक के इस पूरे चुनाव को लेकर आज कांग्रेस चारों खाने चित्त होते दिखाई दे रही है। चाहे सबसे बड़ी पार्टी हो या फिर सबसे बड़ा गठबंधन, होता वही है जो राज्यपाल चाहते हैं। आइए आपको दिखाते हैं कपिल सिब्बल से हमारे संवाददाता मुदरिन की बातचीत। कांग्रेस नेता कपिल सिब्बल जी हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं। सिब्बल साहब, जो तमाम कवायद है उसका नतीजा अब तक सामने नहीं है, क्योंकि गठबंधन आपका जो है वो मेजोरिटी के साथ है, लेकिन कॉल आपको अब तक नहीं आया। किस तरह से कांग्रेस अपने स्टेप्स को देख रही है और क्या? हमने क्या स्टेप्स, हम तो देख रहे हैं कि गवर्नर साहब किस तरह से इसको देख रहे हैं। जब संविधान का निर्णय हमारे हक में है, जब बहुमत हमारे हक में है, हमारे पास 117 लोग हैं, जब हमने कांग्रेस पार्टी के लीडर ने गवर्नर को जाकर बता दिया कि हमारा समर्थन कुमारस्वामी जी को है, तो उसके बाद शक की कोई बात ही नहीं हो सकती। अगर कोई भी कदम उठाया जाएगा गवर्नर साहब को इस संदर्भ में कि एक मिनॉरिटी बीजेपी को एक चांस दिया जाएगा, तो इसके पीछे केवल एक ही सोच हो सकती है। खबरें आ रही हैं कि कल 9:30 बजे येदियुरप्पा को सीएम के पद के शपथ के लिए बुलाया। कोई ऐसी फॉर्मल खबर नहीं है। अगर ऐसी बात है तो इसके पीछे केवल एक ही सोच हो सकती है, वो आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ। आखिरी सवाल, ऑप्शंस क्या बचते हैं आपके पास अगर ऐसा होता है तो कपिल सिब्बल बता रहे हैं कि जो ऑप्शंस हैं और जो विकल्प हैं जाहिर है उस पर विचार किया जाएगा। विकल्प और ऑप्शंस है नहीं, ये बात तो स्पष्ट मानी जा रही है, क्योंकि इस मामले को लेकर एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाने की कोशिश की जा सकती है, लेकिन कोर्ट ने अपने रास्ते पहले से ही स्पष्ट कर रखे हैं। क्योंकि अगर गोवा के जजमेंट को भी देखा जाए तो सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर से कहा था कि ये राज्यपाल की विवेक पर है कि कौन सबसे ज्यादा स्थिर सरकार दे सकता है और उसके लिए फ्लोर टेस्ट तुरंत कराया जाना चाहिए। यानी कि गोवा में जो हुआ वही कर्नाटक में हो यह तय नहीं है, क्योंकि ये राज्यपाल के विवेक पर है कि वो किसे न्योता देते हैं। धीरेन्द्र पुंडीर और यासिर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बेंगलुरु में तमाम जानकारी और अपडेट के साथ। धीरेन्द्र, सबसे पहले आपसे समझें, जिस तरह से येदियुरप्पा को बुलाकर न्योता दे दिया गया है और उन्हें अब सरकार बनाने का मौका दिया गया है, तो यानी कि हॉर्स ट्रेडिंग, खरीद फरोख्त, इसे पूरी खुली छूट कर्नाटक में दे दी गई है। ऑपरेशन लोटस पार्ट 2 शुरू हो जाएगा आज से क्या ये सुबह से ही शुरू हो रहा है। अगर हम देखें सुबह जब आज जगन्नाथ भवन
जिसका नाम है जो बीजेपी का यहाँ हेडक्वार्टर है, उसमें अगर सुबह देखें तो सुबह उस पर नए फूल लगे थे। चंदन जो हम लोग आम की पत्तियों की वो लगाते हैं वो बाकायदा लगाई गई थी और केले के वो लगा दिए गए थे, जो शुभ के संकेत हैं। यानी कल से जो होमवर्क किया गया था वो इस तरफ इशारा कर रहा था कि बीजेपी कुछ बड़ा मेहनत से एक जो हॉर्स ट्रेडिंग या जिसको पॉलिटिकल उसमें कहें संभावनाएं तलाशने में कामयाब हो गई। आप लगातार देखेंगे उसके बाद जब पहली मुलाकात हुई, जब येदियुरप्पा को विधायक दल का नेता चुना गया, तो उसके तुरंत बाद उस समय तक तमाम विधायक नहीं आए थे, लेकिन उससे पहले ही वो यहाँ पहुँचे राजभवन, और राजभवन में उन्होंने आके अपना औपचारिक दावा भी पेश कर दिया और उसके बाद फिर वापस जब गए तो अगर हम सिर्फ बीजेपी कार्यालय को देखें तो सुबह से इतना एक्टिव था। जेपी नड्डा, प्रकाश जावड़ेकर और धर्मेंद्र प्रधान वो तमाम कवायद में लगे हुए थे। लगातार मुरलीधर राव यहाँ तमाम लोगों के साथ संपर्क में थे और आप एक के बाद एक खबरें सुन रहे थे अजय जी कि कभी लिंगायत जो बाहुल है उन पर निगाह है, कभी कांग्रेस के इस तरह से गायब है और उसमें आनंद सिंह या नागेंद्र जो निर्दलीय पिछली बार थे इस बार यहाँ आए, और एक जो जेडीएस बीजेपी में आए कांग्रेस से, उन तमाम लोगों के माध्यम से एक कवायद चल रही थी। हालांकि ये सबको लग रहा था, ये सबको, लेकिन चूंकि राजभवन से अभी भी कोई औपचारिक तौर पर अभी पुष्टि नहीं की गई, लेकिन ये सब ये मान के चल रहे थे कि मौका बीजेपी को मिलेगा। तो बीजेपी की तैयारियां पूरी थी। अगर मैं ये कहूं कि उस पूरी तैयारी को देखते हुए कांग्रेस ने जो किलेबंदी की है वो कितनी मुफीद होगी ये उस दिन साफ होगा। बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपने यहां पर रखा और यासिर ये बात आप ही बेहतर तरीके से बता सकते हैं। कांग्रेस ने रिजॉर्ट पॉलिटिक्स को आखिरकार इख्तियार कर ही लिया है, यानी कि अपने तमाम विधायकों को लेकर वो एक रिजॉर्ट में चले गए हैं। जेडीएस भी शायद ऐसा ही करने जा रही है और उसके बाद 21 तारीख तक ये सभी विधायक ठीक वैसे ही रहेंगे जैसे इनके नेतृत्व इन्हें रखना चाहेंगे। तो कहां रखा जा रहा है इन विधायकों को और क्या ये विधायक वाकई में एकजुट रहेंगे या इनमें से कुछ एक की तबीयत खराब हो जाएगी, ठीक वैसे ही जैसे ऑपरेशन लोटस में पहले हुआ था। देखिए, बिल्कुल इन्हें जो रखा गया है बिरदी में रखा गया है, जो ईगल्टन रिजॉर्ट है, जहां पर पिछले साल गुजरात के जो कांग्रेस के 40 विधायक थे वहां पे रखा गया था। वो जो पूरा इलाका है कर्नाटक कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जो है डीके शिव कुमार, उनका इलाका है और एक उनका गढ़ माना जाता है जहां पर कोई भी किसी को अप्रोच नहीं कर सकता है। और हमने देखा है कि किस तरह से जब अहमद पटेल का चुनाव था उस समय किस तरह से डीके शिव कुमार ने कांग्रेस के 40 एमएलए थे गुजरात से, उनको वहाँ पर रखा गया था और किसी को अंदर जाने की इजाज़त नहीं थी, पूरा रिजॉर्ट बन गया था। यही वजह है कि आज फिर से कांग्रेस को लगता है कि अगर सेफ जोन कोई है पूरे देश में इस वक्त तो बस वो यही एक इलाका है बिरदी। दूसरी तरफ अगर हम बात करें कि कितने विधायक रहेंगे और कितने वहां से निकल जाएंगे, फिलहाल मैं आपको बताना चाहूँ कि जो आनंद सिंह है बेलारी से कांग्रेस के विधायक, वो वहां नहीं पहुंचे हैं, उनके बगैर सब पहुंचे हैं। कहा जा रहा था कि वो बेलारी में है लेकिन मौसम की वजह से उनका हेलीकॉप्टर वहां से फ्लाई नहीं कर पाया। लेकिन कहीं ना कहीं हम जो दिन में आज सुन रहे थे कि बीजेपी ने काफ़ी कोशिश की, उनसे बातचीत की है, तो शायद ये भी हो सकता है कि आनंद सिंह शायद इस खेमे से बाहर हो सकते हैं। लेकिन फिलहाल जो है उसकी कवायद चल रही है। दूसरी तरफ अगर जेडीएस की बात करें, आज कुमार स्वामी ने खुद साफ कहा कि 100 करोड़ तक की बात की गई थी उनके विधायकों से बीजेपी की तरफ से, और उसने खुद भी कहा कि उन्हें भी बीजेपी के नेताओं के कॉल आए थे लेकिन उन्होंने साफ इनकार कर दिया है, वो बीजेपी में शामिल नहीं होंगे। तो साफ हो रहा है कि बीजेपी की कोशिश यही रहेगा, प्रयास रहेगा कि जो ये 116 विधायक हैं इनको तोड़ने की, कम से कम इनमें से 10 से 15 विधायकों को अपने खेमे की तरफ लाने की, क्योंकि जिस दिन फ्लोर टेस्ट होगा उस दिन जो है अगर इनमें से एब्सटेन रहते हैं या व्हिप का उल्लंघन करते हैं तो ऑटोमेटिकली जो है विधानसभा का जो साइज है वो कम हो जाएगा और बीजेपी को जो 105 विधायक है वो सिंपल मेजॉरिटी बना सकते हैं। अब यहाँ पर बड़ा सवाल ये है कि भारतीय जनता पार्टी अगर सत्ता संभाल भी लेती है, जो कि अब एक तरह से स्पष्ट हो रहा है यासिर कि शपथ ग्रहण कल सुबह 9:30 बजे होगा, कोई बीजेपी का बड़ा नेता वहां पहुंचेगा नहीं, लेकिन इसके बाद मंत्रिमंडल का गठन होगा। अब ये बताइए कि सौदेबाजी किस किस आधार पर हो सकते हैं, क्योंकि कर्नाटक में अगर आप देखें तो एक लंबा इतिहास रहा है। 1996 से लेकर आज तक कर्नाटक में विधायकों की खरीद फरोख्त एक बहुत अच्छे से बाजार के तौर पर स्थापित है। अच्छी कीमत लगाई जाती है, अच्छी कीमत पर बिकते हैं, बड़ा अच्छा खेल है वहां पर।
जी बिल्कुल, देखिए जैसे मैं आपको अभी कह रहा था कि कुमारस्वामी ने खुद कहा कि 100 करोड़ की जो पेश किया गया था ऑफर, तो यहीं से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितना खेल बड़ा है। और हमने जब देखा है पिछली जब बीजेपी सरकार बनी थी तो ऑपरेशन लोटस जिस तरह से हुआ था उस समय, जिस तरह से रेड्डी बंधु ने पैसे खर्च किए थे करोड़ों में, उस समय भी पैसे खर्च किए गए थे, और अब तो 5 साल और बढ़ गए हैं, यानी कि दाम और बढ़ जाएंगे और ये 100 से भी ज़्यादा करोड़ों में ये खेल खेला जा सकता है। क्योंकि ये एक मेन चीज़ है, देखिए अगर जेडीएस के विधायक कोई निकल रहा है जेडीएस से तो वो इसी बिना पर निकलेगा कि उसे पैसे मिलेंगे, क्योंकि वो अभी जो है मिनिस्टर नहीं बन सकता है क्योंकि विप का उल्लंघन है, उसको पार्टी से बाहर निकाला जाएगा, फिर से चुनाव होगा। तो सबसे पहले प्रायोरिटी यही होगा कि पैसे देने उसको पैसे मिल जाएंगे। तो पैसे का खेल एक बार फिर से शुरू हो सकता है। ऑपरेशन लोटस जो है वो रिटर्न कर सकता है कर्नाटक की राजनीति में फिर से। बिल्कुल, आप दोनों हमारे साथ बने रहिए। धीरेन्द्र, हम आपके पास आ रहे हैं, लेकिन उससे पहले आपको हम ये तस्वीर दिखा रहे हैं किस तरह से कांग्रेस ने अपने तमाम विधायकों को बस में बिठाकर भेजा है रिजॉर्ट में। ये रिजॉर्ट पॉलिटिक्स वाकई में कांग्रेस के लिए बड़े फायदेमंद रही है। अगर आप अहमद पटेल के राज्यसभा के चुनाव को देखें, और ये कांग्रेस के तमाम विधायक और नेता हैं जिन्हें कांग्रेस ने बसों में बिठाकर रिजॉर्ट भेजा है। ये तस्वीरें, धीरेन्द्र कुंडीर इस बस के पीछे थे और उन्होंने इन तमाम तस्वीरों को आपके सामने प्रस्तुत किया है। धीरेन्द्र, अब सवाल ये उठता है कि इस रिजॉर्ट में जहां पर हर तरह की सुख सुविधा मुहैया की गई है, जब हमने देखा था गुजरात में जब राज्यसभा के चुनाव की बात चल रही थी और अहमद पटेल के पूरे मामले में बहुत ज़बरदस्त पेच था, तो विधायकों को इस तरह से रखा गया था कि उनके पास मोबाइल फ़ोन नहीं, लैंडलाइन नहीं जिसके ज़रिए वो संपर्क कर सकें, अंदर ही थे, खेलते कूदते खाते पीते थे, यहाँ तक कि कपड़ा धोने के लिए भी कोई बाहर नहीं जाता था। कुछ ऐसा ही अब फिर एक बार देखने को मिलेगा, न कपड़ा धोने को मिलेगा और न कुछ 21 तारीख तक बंधुआ मजदूर की तरह बंद रहिए। अजय जी, आज जब लोगों को ले जाया जा रहा था तो उससे पहले बस में बाकायदा साइड खोलकर उनके बैग और बैगेज रखे गए। हमने वेणुगोपाल जी से पूछने की कोशिश की और तमाम बाकी विधायकों से कि आपको कितने दिन के लिए जाना है, क्या ये सोचा है, तो उन्होंने कहा कि नहीं, अभी फिलहाल हम जा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ देखें, जो देख रहे हैं उसमें सबसे बड़ी चीज़ एक अजय जी, जो सबसे बड़ी चीज़ उभर के आ रही है कि अगर इनको थिन लाइन मेजोरिटी पर भी रहना है, मिनिमम में भी रहना है, तो 15 विधायक उनको इसको अब्सटेन करा के इस्तीफा दिलाना होगा। 15 विधायक। लेकिन जो दूसरी बड़ी चीज है कि इतने बड़े विधायकों को पहले इस्तीफा देना या वो फिर दोबारा चुनाव लड़े, ये आसान नहीं दिख रहा। जो सबसे बड़ा पेच, इसके बावजूद कि बीजेपी को आमंत्रित कर दिया गया है, ये तमाम लोग ये जरूर सोच रहे हैं, खासतौर से जिनकी पैनी निगाह, जो चाहे सीनियर जर्नलिस्ट हो, जिन लोगों के साथ बात कर रहे हैं, जो कर्नाटक की राजनीति पे इतने दिन से नजर रखे हुए हैं, 15 विधायकों को रख के थिन लाइन मेजॉरिटी पर बीजेपी कैसे इसको करेगी, ये अभी भी सवाल है। उनको बुला जरूर लिया गया है क्योंकि जो रिवर्स स्विंग वाला खेल है, जो कुमारस्वामी या कांग्रेस 2 या 3 विधायकों के साथ ये कर सकती है, तो ये फिर सरकार फिर वहीं पहुंच जाएगी जहां से चली। यानी ये खेल अभी भी उतना, जितना हम लोगों को सीधा दिख रहा है, उतना है नहीं। जी बिल्कुल, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने यहाँ कही। आप दोनों का बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर देखा जाए तो खेल इतना आसान है नहीं, लेकिन अगर आप भारतीय जनता पार्टी के इतिहास को और इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें, यहाँ तक कि कांग्रेस के इतिहास के पन्ने को पलट कर देखें, तो इस तरह के खेल कोई नई बात नहीं है। झारखंड की याद अगर हम आपको दिलाएं, झारखंड में सरकार बनाने के लिए किस तरह से विधायकों को बस में भरकर रिजॉर्ट ले जाया गया था, विमान भरकर किस तरीके से कर्नाटक में कई बार किसी अन्य प्रदेशों के विधायकों को रखा गया है, यह हम लगातार देखते चले आए हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यही है कि भारतीय जनता पार्टी ने 1989 के बाद से अपने बारे में एक बात कहनी शुरू की थी, पार्टी विथ अ डिफरेंस। एक ऐसी पार्टी जो कि कांग्रेस से बिल्कुल अलग है। कांग्रेस इस पूरे खेल में माहिर मानी जाती थी। भारतीय जनता पार्टी ने नारा दिया था पार्टी विथ अ डिफरेंस। लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी ने यह साबित कर दिया है कि गुरु गुड़ रह गया और चेला चीनी हो चुका है। यानी कि कांग्रेस अब अपने ही खेल में पराजित हो रही है और भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के खेल में ही विजय हासिल कर रही है। आप गोवा का नमूना देखिए, आप और अन्य राज्यों का देखिए, जिस तरह से बिना सबसे बड़ी पार्टी हुए भारतीय जनता पार्टी ने वहां सरकार बना ली। राज्यपाल की अहम भूमिका वहां पर रही। और कर्नाटक में किसी भी कीमत पर सरकार बनाने को भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर तैयार है। और ऐसे में भारतीय जनता पार्टी पर खरीद फरोख्त के बड़े आरोप लग रहे हैं और इन आरोपों को सिरे से खारिज नहीं किया जा सकता, क्योंकि इनमें उतनी ही सच्चाई है जितनी सच्चाई आज गोवा की सरकार में है। सर कांग्रेस आरोप लगा रही है हॉर्स ट्रेडिंग शुरू हो गई है। 4 or 5. What did they offer, sir? No, what they offer I don't know, but they are trying to
call, but our people are not responding. कर्नाटक में कुर्सी का पेंच फंसा और सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ शुरू हुई तो सबसे बड़ा आरोप विधायकों की खरीद फरोख्त का लगा। बीजेपी को सरकार बनाने के लिए सिर्फ 8 विधायकों की जरूरत है। ऐसे में कांग्रेस और जेडीएस ने बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग का आरोप लगाया। कुमारस्वामी ने दावा किया कि बीजेपी जेडीएस विधायकों को पैसे और मंत्री पद का लालच दे रही है। उन्होंने एक विधायक को 100 करोड़ रुपए का ऑफर देने का आरोप लगाया। They are approaching our MLAs. They only no several MLAs they are approaching from yesterday evening. One cabinet rank and huge money. नाराज कुमारस्वामी ने धमकी तक दे डाली कि अगर जेडीएस के विधायक टूटे तो जेडीएस बीजेपी के दोगुने विधायकों को तोड़े। कि बीजेपी के कुछ नेता जो है वो कोशिश कर रहे हैं। हाँ 100% कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने अपने जो है ना ये किस लिए वो कोई ये नहीं होता, उसका कोई फ्रूटफुल नहीं निकलता, पूरे बैलेंस इंटैक्ट। उधर विधायकों की खरीद फरोख्त का आरोप कांग्रेस ने भी उछाला। कांग्रेस के विधायक अमरे गौड़ा पाटिल ने कैमरे पर जो बयान दिया वो लोकतंत्र की मर्यादा को लेकर बड़ा सवाल है। को बात करने का कोशिश किया, इनका पीए गनमैन और इनका स्नेहित लोगों ने मेरे को बात किया, मैं इनकार किया। कौन बात कर रहा था, कौन नेता? वो सीक्रेट है, वो बोलने का नहीं आता, वो सीक्रेट है। क्या बताया गया था कि आप इधर मेरे को सपोर्ट करें तो आपका मंत्री बनाते हैं। बीजेपी पर हॉर्स ट्रेडिंग यानी विधायकों को लालच देकर अपने पाले में करने के आरोप लग रहे हैं। आरोपों के घेरे में बीजेपी के सीएम दावेदार येदियुरप्पा आए तो बचाव का जिम्मा कर्नाटक प्रभारी प्रकाश जावड़ेकर ने संभाला। They are leveling baseless charges against BJP. Poaching and horse trading is not BJP's business. It is what Congress and JDS are famous for. देश की जनता ने सत्ता की कुर्सी हथियाने के लिए पहले भी जोड़ तोड़ और खरीद फरोख्त का खेल देखा है। सवाल नेताओं की नैतिकता पर है, सवाल सियासी दलों की गरिमा का भी है। आखिर क्यों सत्ता के लिए तमाम मर्यादाएं ताक पर रख दी जाती हैं? बेंगलुरु से याशिर मुश्ताक के साथ टीम न्यूज नेशन। तो हम आपको एक बार फिर बता दें कि येदियुरप्पा कर्नाटक के मुख्यमंत्री होंगे। कल सुबह 9:30 बजे शपथ ग्रहण उनका होगा, राजभवन में उनका शपथ ग्रहण होगा। भारतीय जनता पार्टी ने ये जो काम किया है, या यूं कहें कि राज्यपाल के इस निमंत्रण को स्वीकार किया है, इसके बाद भारतीय जनता पार्टी कभी भी ये नहीं कह सकेगी कि पार्टी विथ अ डिफरेंस है ये पार्टी, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी वो सब कुछ कर रही है जिसके दम पर अब ये कहा जा सकता है कि सत्ता किसी भी कीमत पर हासिल करनी है। और ये कह रहे हम बस हवा में नहीं रहे। आइए आपको दिखाते हैं कि बीते कुछ एक सालों में भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से हर कीमत पर सत्ता हथियाई है। गोवा की बात करते हैं, जिसका बार बार कांग्रेस चर्चा करती है। गोवा में कांग्रेस को 40 में से 17 सीटें मिली थी, लेकिन गवर्नर ने, राज्यपाल ने 13 सीट वाली भारतीय जनता पार्टी को सरकार बनाने का न्योता दिया। मामला सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा जल्द फ्लोर टेस्ट कराइए, और फ्लोर टेस्ट में भारतीय जनता पार्टी ने इसे सिद्ध कर दिया और बीजेपी की गठबंधन की सरकार वहां बनी। यह बात अलग है कि वो सरकार आज भी रिमोट से चल रही है। 2017 में मणिपुर में 60 विधानसभा सीटों वाली मणिपुर की विधानसभा में कांग्रेस को 28 सीटें मिली। सबसे बड़ी पार्टी कांग्रेस थी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास 21 सीटें थीं। छोटे छोटे अन्य दलों को मिलाकर 11 सीटें और भारतीय जनता पार्टी ने जुगाड़ी और कांग्रेस के हाथ से बाजी छीनकर सरकार बना ली। गवर्नर ने बीजेपी और सहयोगी दलों को ही आमंत्रित किया सरकार बनाने के लिए। अब जरा 2013 की बात करते हैं, जहां बीजेपी ने 31 सीटें हासिल की थीं, लेकिन सबसे बड़ी पार्टी बनने के बाद भी बीजेपी को लगा कि वो सरकार नहीं बना पाएगी। ऐसे में 28 सीटों के आम आदमी पार्टी की सरकार बनी, जिसमें कि कांग्रेस ने बाहर से समर्थन दिया। लेफ्टिनेंट गवर्नर ने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी को मौका दिया था। ये तमाम प्रेसिडेंट पहले से मौजूद हैं। इसके साथ साथ आइए झारखंड की बात करते हैं। 2005 जो मैं अभी आपको बता रहा था, झारखंड में बीजेपी को 81 में से 30 सीटें मिली थी। भारतीय जनता पार्टी ने अपने तमाम विधायकों के साथ साथ दूसरे विधायकों को भी झारखंड से दूसरे राज्य पहुंचा दिया था, और इसे कहते हैं रिजॉर्ट पॉलिटिक्स की सबसे पहली शुरुआत। 17 विधायकों वाली जेएमएम को सरकार बनाने का वहां पर न्योता मिला। जोड़ तोड़ की सरकार वहां बनाई गई थी। 2002 में इसका एक और हमने नमूना देखा था जो फलित हुआ था। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस के 28 विधायक जीते थे। सबसे बड़ी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, लेकिन उस वक्त राज्यपाल ने यह फैसला लिया कि पीडीपी के 15 और कांग्रेस के 21 विधायक मिलकर सरकार बनाएं। तो यह पहला मौका नहीं है जब कर्नाटक जैसी परिस्थिति सामने आई है और राज्यपालों ने इस पर अपने फैसले स्पष्ट रखे हैं। इसके बावजूद
जहां इसके बावजूद कर्नाटक में आज सबसे बड़ी पार्टी को समर्थन दिया गया है राज्यपाल के द्वारा ताकि वो सरकार बनाए। अब इसमें बड़ा सवाल यही है कि भारतीय जनता पार्टी 104 खुद के विधायक, 2 निर्दलीय विधायक, यानी कि 106 इतने विधायक तो ला सकती है, इसके आगे कहां लाएगी? या तो कांग्रेस से विधायकों को टूटना पड़ेगा या फिर जेडीएस से विधायक को टूटना पड़ेगा। एंटी डिफेक्शन लॉ के आधार पर दोनों पार्टियों से 2/3 विधायकों को तोड़ने पर ही उसे अलग पार्टी दी जा सकती है, अलग मान्यता दी जा सकती है, जो कि संभव न के बराबर है। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का खेल स्पष्ट है। तकरीबन 15 विधायकों को विधानसभा पहुंचने न दिया जाए, वो वोटिंग न करें जो कि कांग्रेस और जेडीएस के हैं। अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी अपनी मेजॉरिटी सिद्ध करेगी और सरकार चलाएगी। अब जाहिर सी बात है, ये बिना पैसे के तो होगा नहीं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी वाकई में बिना पैसे के खेल वाली पार्टी है? अब जो परिस्थितियां निर्मित हो रही हैं उसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि आज हमारे पूरे राजनीतिक तंत्र से, यानी कि तमाम पार्टियों से आम आदमी का भरोसा उठता चला जा रहा है। कौन कहता है कि बीजेपी ईमानदार है, कौन कहता है कि कांग्रेस ईमानदार है? सारी पार्टियां एक जैसी हैं और यह भावना जन जन में फैली है। और यही वजह है कि आज जब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन्स यानी कि ईवीएम में नोटा यानी कि नन ऑफ द अबव उम्मीदवारों को चुनने का ऑप्शन मिलता है तो एक बड़े पैमाने पर लोग आगे बढ़कर नोटा का बटन दबाते हैं। न बीजेपी का, न कांग्रेस, न किसी क्षेत्रीय दल का। नोटा का बटन दबाना आज वो अविश्वास को प्रस्तुत करता है हम जनता का, जो इन राजनीतिक पार्टियों में है। क्योंकि जनता आज मानने लगी है कि चाहे कुछ भी कर लीजिए, ये सभी राजनीतिक दल एक जैसे हैं। हमारे पूरे सिस्टम पर यह सवाल खड़ा होता है और इसलिए कम से कम हम तो यह कहेंगे, दाद देंगे ऐसे लोगों की जो नोटा का इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें यकीन है अपने आप पर। वो वोट देने जाते हैं लेकिन उनमें से किसी को नहीं चुनते जिन्हें वो उपयुक्त नहीं समझते। ना बीजेपी को वोट, ना कांग्रेस को वोट, ना किसी दूसरे दल को वोट। मेरा वोट किसी को नहीं। चुनावी मशीनरी में नोटा की भूमिका हर दिन अहम होती जा रही है। कर्नाटक में सरकार बनाने को लेकर दांव पेच चले जा रहे हैं। सरकार बनाने के लिए जोड़ तोड़ का खेल नजर आ रहा है, लेकिन कर्नाटक में जिस तरह से नोटा ने भूमिका निभाई है वो बेहद अहम है। कर्नाटक विधानसभा चुनाव में 3,22,829 है, यानी कर्नाटक में नोटा को 0.9% वोट मिले। बैंगलोर साउथ में नोटा को सबसे ज्यादा 15,829 वोट मिले। कर्नाटक में 28 विधानसभा सीटों में से हर एक विधानसभा में नोटा को 2,000 से ज्यादा वोट मिले। कर्नाटक में जिन विधानसभा में नोटा को ज्यादा वोट मिले उनमें से ज्यादातर शहरी इलाके हैं। सूबे में 7 सीट ऐसी हैं जहां नोटा को मिले वोट का अंतर जीत की मार्जिन से ज्यादा था। इसका मतलब यह हुआ कि दिन ब दिन और चुनाव दर चुनाव ऐसे लोगों की संख्या में इजाफा होता जा रहा है जो हमारे राजनीतिक दलों से आजिज आ चुके हैं। चुनावी वादों पर लोगों का यकीन कम हो रहा है। नोटा की कहानी इसी बात को बयां करती है। 2017 में गुजरात में नोटा को 2.5% वोट मिले थे। 30 सीटों पर नोटा को मिले वोट का अंतर जीत की मार्जिन से ज्यादा था। 2015 में बिहार में नोटा को 1.52% वोट मिले। 2016 में पश्चिम बंगाल में नोटा को 1.52% वोट मिले। 2016 में तमिलनाडु में नोटा को 1.30 वोट मिले थे। 24 सीटों पर नोटा को मिले वोट का अंतर जीत की मार्जिन से ज्यादा था। जाहिर है, जिस तरह से लोग घरों से निकलकर नोटा का बटन दबा रहे हैं वो वाकई राजनीतिक दलों के लिए खतरे की घंटी जैसी है। टीम न्यूज़ नेशन। और बात करते हैं वाराणसी की। वाराणसी को क्योटो बनाने का सपना लगता है कि सपना ही रह जाएगा, और वो इसलिए क्योंकि क्योटो तो बड़ी दूर की कहानी है। वाराणसी को शहर भी नहीं कहा जा सकता, जिस तरह से आज वहां पर तमाम सिस्टम पूरे तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। फ्लाईओवर जिस तरह से गिरा उसने प्रदर्शित कर दिया कि चोरी कितने बड़े पैमाने पर हो रही है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस फ्लाईओवर के निर्माण का काम 2015 में शुरू हुआ। पहला ऑर्डर उस समय दिया गया और इसे 2019 से पहले खत्म करने की बात कही गई थी। 2017 से बीजेपी की सरकार है और इसके बावजूद इस फ्लाईओवर में जो बड़े पैमाने पर भ्रष्टाचार और चोरी हुई है उसके बारे में किसी को कानो कान खबर तक नहीं थी, जब तक कि 18 लोगों की जिंदगी न लील गया ये फ्लाईओवर। सवाल यह उठता है कि क्या वाकई में एक ईमानदार सरकार उत्तर प्रदेश में है?
क्या इसे आप ईमानदार सरकार कहेंगे जो बेगुनाह लोगों के खून पर अपनी सरकार चला रही है? एक ऐसी सरकार जो बेगुनाह लोगों के खून होने पर उन्हें 5 लाख का मुआवजा उनके मुंह पर मारती है और कहती है कि हम बड़े ईमानदार हैं। एक मौत का पुल जिसका वजन 1.5 दर्जन लोगों की जिंदगियों पर भारी पड़ गया। एक हादसा जो सिस्टम के सामने सैकड़ों सवाल खड़ा कर गया। एक शहर जो भयानक मौत के मंजर का गवाह बन गया। वाराणसी में हुआ हादसा कई परिवारों को उम्र भर का गम दे गया, मगर हादसे के इतने घंटे बाद भी ना तो प्रशासन ना ही सरकार ये जवाब दे पाई कि आखिर इतने लोगों की असमय मौत का जिम्मेदार कौन है। मगर हम किसी भी प्रशासनिक अधिकारी या विभागीय मंत्रालय से कोई सवाल नहीं करेंगे। हम आपको इस हादसे की पूरी वजह बताएंगे, जिसके बाद जवाब आपको खुद ब खुद मिल जाएंगे कि आखिर इन सिसकियों, इन रुक रुक कर आ रही हिचकियों और इन भीगी पलकों के पीछे कौन है। क्योंकि इन सवालों के जवाब उस कंक्रीट के 100 मीटर लंबे स्लैब में ही छिपे हैं, जो 100 टन वजन उठाए लंबे वक्त से लटका था और फिर सिस्टम की लापरवाही के कारण एक झटका खाकर जमींदोज हो गया। वाराणसी में जिस तरीके से मंगलवार की शाम फ्लाईओवर के पास हादसा हुआ, उसकी मुख्य वजह ये रही कि इसका जो बीम है, ऊपर से आप देख सकते हैं ये 3 बीम है यहाँ पर, पहला, दूसरा, तीसरा, और ये चौथा बीम जो यहाँ पर लगाया गया था वो बीम यहाँ से नीचे गिरा। यही है वो कमजोर कड़ी जिसकी वजह से काशी 18 मौतों की गवाह बनी। बताया जा रहा है कि करीब 100 मीटर लंबा और 100 टन वजनी स्लैब इसी पॉइंट पर टिका हुआ था। ये वो बीम है जो पहले ऊपर से नीचे गिरी थी और ये यहाँ पर बीच में इसमें बीच से टूटी हुई है, इसमें क्रैक है, बड़ा क्रैक है। बताया जा रहा है कि इसको ये बीम क्रैक हुई है, उसके बाद ये नीचे आई है, जिसके बाद इसके असर से दूसरी बीम भी नीचे आ गई है। कमियों का सिलसिला यहीं खत्म नहीं होता। जिस पुल को विकास की मिसाल के तौर पर देखा जा रहा था, उसकी बनावट में एक्सपर्ट को कई खामियां भी दिखाई दे रही हैं। इधर में आप कैमरा लगाएं, ऊपर की तरफ में जो सरिया बंधी हुई है, ऊपर देखिए वो सरिया आपस में टाका लगा के रोका गया है। ये कोई स्टैंडर्ड प्रोसीजर नहीं है। आपको एक और चीज़ दिखलाना चाहूँगा कि ये बीम का जो गसेट प्लेट होता है, इसको हम लोग बोलते हैं प्लेट, बेयरिंग प्लेट, ये अगर आप देखेंगे तो यहाँ राउंड शेप के मार्क दिख रहे हैं। ये राउंड शेप का मार्क बॉटम में तो है, ऊपर के आधे हिस्से में नहीं है। इसका मतलब इसका लेवल सही नहीं था। इतना ही नहीं, जिस कैंट इलाके में ये हादसा हुआ, उस सड़क की इतनी चौड़ाई भी नहीं थी कि फ्लाईओवर के निर्माण कार्य के बीच वहां से गाड़ियां गुजर सकें। मगर ऐसा लग रहा है जैसे तमाम सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर विकास की एक खोखली मीनार तैयार की जा रही है। जिस तरह के यहाँ पर कार्य चल रहे हैं, इसके लिए रूट को डाइवर्जन करना चाहिए। जब ये खास कार्य जो चल रहे हैं पुल के ऊपर बीम का कार्य, तब तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए। यदि इन्हें करना भी था तो इनको जो सुरक्षा के जो मानक हैं उनका पूरा ध्यान देके करना चाहिए। महादेव की नगरी में मौत का यह तांडव जब हुआ तो उसकी गवाह सैकड़ों आंखें बनी, मगर ऐसा लगता है जैसे सोते हुए सिस्टम ने काल को अपनी तीसरी आंख खोलने पर मजबूर कर दिया। वाराणसी से मानवेंद्र सिंह और सुशांत मुखर्जी के साथ टीम न्यूज़ नेशन। अमेरिका के एक बड़े फैसले की वजह से आज इजराइल और फिलिस्तीन के बीच ऐसा घमासान मचा हुआ है जिसकी वजह से सैकड़ों लोगों की जिंदगी आज दांव पर लगी हुई है। अमेरिका ने यरूशलेम में अपना दूतावास क्या खोला, फिलिस्तीन के हजारों लोग गाजा बॉर्डर पर पहुंच गए और दोनों तरफ से जबरदस्त गोलीबारी हो रही है। इजराइल के सैनिकों ने गोलीबारी की है जिसकी वजह से अब तक 60 लोगों की जान जा चुकी है। और दूसरी तरफ तुर्की और इजराइल ने भी अब राजनयिक स्तर पर एक दूसरे से किनारा कर लिया है। फिलिस्तीन ने अमेरिका से अपने प्रतिनिधि को वापस बुला लिया है और साउथ अफ्रीका ने अपने राजदूत को इजराइल से वापस बुला लिया है। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में लगातार संघर्ष जारी है और ऐसा लग रहा है कि बहुत जल्द इजराइल और फिलिस्तीन के बीच जो शांति का माहौल बना हुआ था, ये शांति एक खूनी युद्ध के बीच में तब्दील होने जा रही है।
आसमान में उठता काले धुएं का गुबार, जमीन पर गोलियों की बौछार से जख्मी होते लोग, आसमान से बरसते आंसू गैस के गोले और जमीन पर पत्थरों से मुकाबला करने का हौसला लेकर गाजा बॉर्डर पर पहुंचे फिलिस्तीनी नागरिक। बॉर्डर के उस पार हथियारों के साथ तैनात इजराइल के स्नाइपर्स और बॉर्डर के इस पार बच्चों से लेकर बुजुर्ग और नौजवान। कुछ ऐसी ही तस्वीरें सोमवार को गाजा बॉर्डर पर दिख रही थी। भूमध्य सागर के इस इलाके में है इजराइल। इसके पश्चिमी तट पर गाजा पट्टी का इलाका है, जिस पर बॉर्डर के पश्चिमी तरफ फिलिस्तीनी रिहाइश है, जबकि बॉर्डर के पूरब की ओर इजरायली जमीन है। फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी बॉर्डर के दूसरी ओर की जमीन पर अपना दावा करते हैं और इसीलिए बॉर्डर के करीब 30 मार्च से ही हमास ने प्रदर्शन की शुरुआत कर दी। फिलिस्तीन के करीब 40,000 प्रदर्शनकारी गाजा बॉर्डर को ब्लॉकेड तोड़ने के लिए आगे बढ़ रहे थे और दूसरी तरफ से इजराइल के सैनिक उन्हें रोकने की कोशिश में गोलियां बरसा रहे थे। इस पूरे प्रदर्शन में पहले इजरायली सैनिकों ने आंसू गैस के गोले छोड़े, फिर गोलियां दागनी शुरू कर दी। ज्यादा नुकसान दक्षिणी गाजा के खान यूनुस और राफा इलाके में हुआ है, जहां प्रदर्शनकारी उग्र हो रहे थे। जो सीमा की ओर बढ़ने की कोशिश कर रहे थे, उनके पांव में गोलियां लग रही थी और जिन्हें शरीर के ऊपरी हिस्से में गोली लगती थी, उनकी मौत हो जा रही थी। इजरायली सेना की सख्ती की वजह से एक दिन के अंदर फिलिस्तीन के करीब 59 लोगों की जान चली गई और 2700 से ज्यादा लोग जख्मी हो गए। निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर हमले को लेकर इजराइल की दलील है कि दंगाइयों ने सीमा को पार करने की कोशिश की और करीब 10 विस्फोटक डिवाइस और कई जिंदा बम बॉर्डर और इजरायली सैनिकों पर फेंके गए। साथ ही हमारे सैनिकों पर गोलियां भी चलाई गई। इजराइल ये भी दावा कर रहा है कि प्रदर्शनकारियों को पहले ही चेतावनी दे दी गई थी कि बॉर्डर के पास नहीं जाना है, लेकिन कई प्रदर्शनकारी न सिर्फ आक्रामक रूप से हमले कर रहे थे, बल्कि सीमा को तोड़ने की कोशिश भी कर रहे थे। हालांकि ये जाहिर है कि इजराइल ने हमास नाम के आतंकी गुट पर हमले की आड़ में निहत्थे प्रदर्शनकारियों को भी निशाना बनाया है, क्योंकि इजराइल को शक था कि 2007 की तरह कहीं फिर से हमास गाजा पट्टी के इलाकों पर कब्जा न कर ले। टीम न्यूज़ नेशन। दुनिया भर में तमाम देश गाजा पट्टी पर लोगों की हत्या को लेकर आज इजराइल से सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन इस पूरे विवाद को जिस तरह से बढ़ाया गया है, ये अमेरिकी कदम की वजह से है। अमेरिका के राष्ट्रपति ने अपने चुनावी वायदे में कहा था कि यरूशलेम को इजराइल की राजधानी का दर्जा दिया जाएगा और अमेरिकी दूतावास यरूशलेम में खुलेगा। और उसके साथ ही इस बात को लेकर लगातार कवायद हो रही थी कि क्या वाकई में यरूशलेम को इजराइल का पूरे तरीके से हिस्सा मान लिया जाएगा, क्योंकि यरूशलेम को लेकर विवाद पहले से ही है और इसी वजह से लगातार फिलिस्तीन के लोगों और इजराइल के बीच में यह विवाद था। लेकिन जैसे ही अमेरिका ने यह कदम उठाया, एक ऐसी आग भड़की है जो कि अब इजराइल के लिए बुझा पाना आसान नहीं होगा। चौदह मई 2018 को दुनिया ने दो तस्वीरें देखी। एक तरफ अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की बेटी और दामाद यरूशलेम में अमेरिकी दूतावास का उद्घाटन करने पहुंचे थे और दूसरी ओर 75 किलोमीटर दूर गाजा पट्टी में गोलियां चल रही थी। और ये सब इसलिए हो रहा था क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ने 70 साल से तेल अवीव में बने अमेरिकी दूतावास को हटाकर उस यरूशलेम शहर में खोला था, जिस पर फिलिस्तीन भी दावा करता है। इसके लिए बाकायदा ट्रंप ने अपनी बेटी इवांका ट्रंप और दामाद जेरेड कुशनर को यरूशलेम भेजा था। अमेरिका के इसी कदम के खिलाफ गाजा पट्टी सुलग रहा था। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच का झगड़ा यूं तो दशकों पुराना है, लेकिन मौजूदा प्रदर्शन की शुरुआत मार्च के आखिरी हफ्ते में हुई थी। इस प्रदर्शन की दो सबसे बड़ी वजह थी। पहली बड़ी वजह अमेरिका का यरूशलेम में दूतावास खोलना था, जिसके खिलाफ फिलिस्तीन लगातार विरोध जता रहा था। दूसरी वजह
14 मई 1948 में इजराइल की आज़ादी और 7 लाख फिलिस्तीनियों के बेघर होने के 70 साल पूरे हुए थे। इस मौके को फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी नक्बा दिवस के तौर पर मनाते हैं। एक साथ 2 बड़े कारण हो गए थे जिसकी वजह से फिलिस्तीनी प्रदर्शनकारी बड़ी तादाद में गाजा बॉर्डर पर पहुंच गए थे, लेकिन इजराइल ने बगैर किसी की परवाह किए प्रदर्शनकारियों पर खुलकर हाथ आजमाए, क्योंकि उसके साथ पूरी तरह से खुलकर ट्रम्प खड़े थे। यहां तक कि 14 मई को गाजा बॉर्डर पर हुई हिंसा को लेकर जब कुवैत ने संयुक्त राष्ट्र संघ में निष्पक्ष जांच का प्रस्ताव लाया तो अमेरिका ने उस पर वीटो कर दिया। अमेरिका ने बयान जारी किया कि गाजा में हुई हिंसा के लिए इजराइल नहीं, आतंकी संगठन हमास जिम्मेदार है। इन दुखद मौतों के लिए सिर्फ और सिर्फ हमास जिम्मेदार है। हमास ने जानबूझकर लोगों को प्रदर्शन के लिए उकसाया। दूसरी ओर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं कि यरूशलेम को राजधानी मानने के पीछे उनके पास इजराइल और फिलिस्तीन में शांति स्थापित करने का पुख्ता फॉर्मूला है। हालांकि न तो ट्रंप ने अभी तक उस फॉर्मूले का ऐलान किया है और न ही फिलिस्तीन को अमेरिका पर भरोसा है। टीम न्यूज़ नेशन। इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में खास करके गाजा पट्टी के विरोध को देखते हुए एक ऐसी आग भड़की है जो फिलहाल शांत होने का नाम नहीं ले रही है। इसमें कोई शक नहीं है कि सीरिया के साथ इजराइल का विवाद पहले से चल रहा था, अफगानिस्तान के साथ भी विवाद चलता दिखाई दे रहा था, और इस तमाम क्षेत्र में जिस तरह से एक के बाद एक तमाम विवादास्पद मुद्दे सामने आ रहे हैं, ऐसा लग रहा है जैसे कि अमेरिका ने तय कर लिया है कि पूरे के पूरे मध्य एशिया में कहीं पर भी शांति नहीं होगी। अफगानिस्तान से लेकर आप जब तक इजराइल तक पहुंचे, ऐसा लगता है जैसे कि अमेरिका ने हर जगह आग जला रखी है जिसमें कोई न कोई जल ही रहा है। 5000 साल पुरानी विरासत वाला एक शहर जिसमें 158 गिरजाघर हैं तो 73 मस्जिदें हैं। मुस्लिमों के लिए अल अक्सा है तो यहूदियों के लिए होली ऑफ होलीज की पवित्र दीवार के अवशेष हैं। तीन धर्मों की आस्था से जुड़े इस शहर ने अपनी तारीख में अनेक संघर्ष और संग्राम देखे हैं। इतिहास की रोमन सभ्यता और यहूदी सभ्यता का टकराव हो या यहूदी सभ्यता और इस्लामिक सभ्यता का संघर्ष हो, यरूशलेम के सीने में तमाम गवाह इमारतों और निशानियों की शक्ल में मौजूद हैं। यरूशलेम शहर के एक हिस्से में ईसाई धर्म की मान्यता वाली वो जगहें हैं जिनका रिश्ता ईसा मसीह से जोड़ा जाता है। ईसाई मान्यता के मुताबिक यहीं पर ईसा मसीह को सूली पर लटकाया गया था, जिसे आज लोग गोलगोथा कहते हैं। कैलेवरी की पहाड़ी से लेकर सेपुल्कर स्तंभ और चर्च का रिश्ता भी ईसाई धर्म से है। यही वो जगह है जहां से ईसा मसीह के दोबारा जिंदा होने की कहानी जुड़ी हुई है। यरूशलेम शहर का वो हिस्सा सबसे बड़ा है जिनकी इमारतों का रिश्ता इस्लामिक सभ्यता से रहा है। शहर के इस हिस्से में डोम ऑफ रॉक यानी कि कुव्वतुल सखरा है। इसके अलावा शहर के हरम अल शरीफ के हिस्से में अल अक्सा मस्जिद भी है, जिसे इस्लाम में तीसरी सबसे पाक जगह माना जाता है। मान्यता है कि पैगंबर मोहम्मद मक्का से यहीं आए थे और यहीं से जन्नत की ओर गए थे। यरूशलेम शहर के एक हिस्से का रिश्ता यहूदी संप्रदाय से जुड़ा है। इस हिस्से में कोटेल यानी पश्चिमी दीवार नाम की एक जगह है जिसके बारे में माना जाता है कि वहां पवित्र मंदिर हुआ करता था। इसी हिस्से में यहूदियों का सबसे पवित्र जगह होली ऑफ होलीज है। यहूदी मान्यता है कि यहीं पर सबसे पहली उस शिला की नींव रखी गई थी जिस पर दुनिया का निर्माण हुआ। तीन धर्मों का अहम केंद्र रहने वाले इस यरूशलेम शहर की तारीख में हमलों और संघर्षों की लंबी फहरिस्त है, क्योंकि तथ्य है कि इस शहर पर 52 बार हमले हुए हैं। इस पर 44 बार कब्जा किया गया है, 23 बार इस पर घेरा डाल दिया गया है और 2 बार तो इसका पूरी तरह विध्वंस कर दिया गया है। बावजूद इसके चारों ओर से पत्थर की दीवारों से घिरे इस शहर का वजूद आज भी बरकरार है। यहाँ तक कि मजहबी आस्था का संघर्ष आज भी इजराइल और फिलिस्तीन के संघर्ष के रूप में दिख जाता है। टीम न्यूज़ नेशन। अभी आपने जो रिपोर्ट देखी, इसमें हमने आपको यरूशलेम के महत्व को आपके सामने प्रदर्शित किया। ये समझाया कि आखिरकार किस तरह से यरूशलेम आज सिर्फ इजराइल का
या फिलिस्तीन का नहीं है बल्कि दुनिया का शहर है। एक ऐसा शहर जो कि हमारे तमाम इतिहास को हमारे सामने समकक्ष ला देता है। इसके बावजूद आज इस शहर को लेकर इतना घमासान मचा हुआ है। लेकिन आइए अब आपको दिखाते हैं ये रिपोर्ट जो स्थापित करेगी कि कैसे अमेरिका ने और इसके साथ साथ रूस ने मिलकर पूरे के पूरे मध्य एशिया में एक ऐसी आग लगाई जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद से इस पूरे इलाकों को हमेशा से बस जलाता और झुलसाता रहा है। इसे आप तेल का खेल भी कह सकते हैं। लेकिन इस तेल के खेल में इन सुपर पावर्स ने मिलकर कैसे एक बहुत बड़ी आबादी को आग में झोंक दिया है। आप चाहे अफगानिस्तान की बात करें, आप ईरान और इराक की बात करें, आप सऊदी अरेबिया और यमन की बात करें, आप कतर और बाकी देशों की बात करें, आप सीरिया की बात करें, लेबनान की बात करें, यहां तक कि इजराइल और फिलिस्तीन की बात करें, ऐसा लगता है जैसे कि एक भी इंच जमीन बची नहीं है मध्य एशिया में जहां आज आग नहीं है, जहां आज विद्रोह नहीं है, जहां खून की नदियां नहीं बह रही। अस्सी और 90 के दशक से सुलग रहा अफगानिस्तान आज तक पटरी पर नहीं लौट सका है। सैकड़ों टन बारूद और हजारों गोलियों ने अफगानिस्तान को खंडहर में तब्दील कर दिया था। इसी दौर में ईरान और इराक का युद्ध हो रहा था। दो देशों के क्षेत्रीय विवाद को अमेरिका जैसे देश ने ऐसी हवा दी कि 8 साल के अंदर करीब 15 लाख लोगों की जान चली गई। और 21वीं सदी में एक बार फिर दुनिया के सुपर पावर्स ने अफगानिस्तान से लेकर सीरिया और इराक से लेकर ईरान तक वैसा ही कोहराम मचा रखा है। और आज हालात ये हो चुके हैं कि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच हुए ताजा संघर्ष की वजह भी अमेरिकी चाल है। पिछले 3 दशक में दुनिया के ताकतवर देशों ने जिन मुल्कों को अपनी ताकत दिखाने के लिए चुना है, उन्हें नक्शे पर देखें तो एशिया का अफगानिस्तान रूस और अमेरिका का अखाड़ा बना था। इसके बाद ईरान और इराक की लड़ाई देखने को मिली। इसके बाद आतंक के नाम पर सीरिया और इराक को अखाड़ा बनाया गया। फिर ऐसी ही जंग के हालात पैदा करने की कोशिश कोरियन पेनिनसुला में की गई। और अब ईरान से परमाणु डील कैंसिल कर अमेरिका मध्य पूर्व से लेकर इजराइल और फिलिस्तीन तक तनाव पैदा कर रहा है। अमेरिका हो, रूस हो, यूरोपियन देश हो या फिर नाटो की ताकत हो, दुनिया में जहां कहीं भी सशस्त्र जंग के हालात हैं, वहां नहीं पूरा हो सकने वाला नुकसान सिर्फ उस जमीन को होता है, क्योंकि खजानों में अरबों खरबों भरकर बैठे सुपर पावर्स छोटे देशों को लड़ाने के लिए अपना करोड़ों डॉलर झोंकने को तैयार रहते हैं। एक आंकड़े के मुताबिक 2017 तक इराक, सीरिया, अफगानिस्तान और पाकिस्तान में अमेरिका ने करीब 4.3 खरब डॉलर खर्च किए। इनमें से अफगानिस्तान में 1,11,000, इराक में 4,60,000 और सीरिया में 5 लाख लोगों की जान जा चुकी है। इसके अलावा सीरिया की लड़ाई में रूस ने भी अपने हाथ आजमाए हैं और जुलाई 2017 तक रूस ने 2 अरब डॉलर से ज्यादा की रकम सीरिया की जमीन को लाल करने में खर्च कर चुका है। टीम न्यूज़ नेशन।